तो आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। इस वीडियो में हम सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक और आज का पहला सवाल देखिए और चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस यहां से सही होते हैं। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किन राज्यों के बीच की एक संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज़ कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक ही प्रोजेक्ट से हम कई सारे कार्य कर रहे हों। जैसे इसमें विद्युत का उत्पादन है, बिजली उत्पादन के लिए इसको कार्य में लाया जा रहा है, सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मछली पालन के लिए। तो ये होते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे ही भाखड़ा नागल परियोजना है जो कि बनाया गया है सतलज नदी पर, और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों का एक संयुक्त मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 22 अक्टूबर 1963 को देश को समर्पित किया था। तो इसमें आंसर आप कर सकते हैं ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक परियोजना है ये। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? भारत में लिटरेसी रेट बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की साक्षरता दर या लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया कितना है? 74.04%, जिसमें पुरुषों की है 82.14% और महिलाओं की है 65.46%। ये डेटा अलग अलग से भी पूछता है कि भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, दोनों का एवरेज निकाला तो इतना आया। तो यही पूछा हुआ है कि भारत की साक्षरता दर, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, तो ये है 74.4%। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। तो ये जनसंख्या 5 अरब कब हुई थी? और इसी दिन को हम जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा था वो दिन? विश्व की जो पॉपुलेशन थी वो 5 बिलियन या 5 अरब हो गई थी 11 जुलाई 1987 को, और इसी दिन की याद में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहली बार कब मनाया गया था? पहला विश्व जनसंख्या दिवस, फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई 1990 को सेलिब्रेट किया गया था। ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? वैसे तो जो सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट जो है, इसमें सेंट्रल लिस्ट में जो विषय हैं उस पर केवल सेंटर कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो विषय हैं उन पे केवल राज्य यानी स्टेट्स ही कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में चाहे तो स्टेट चाहे सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी एक्सेप्शन के तौर पर जो राज्य सूची है, जो स्टेट लिस्ट है, उसके विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है? आर्टिकल है 249, आर्टिकल 249 के तहत। वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की किताब के लेखक कौन है? ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को किसको कहा जाता है? ये है एडम स्मिथ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका अवधि कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल था 2012 से 17 तक, और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में शुरू की गई थी, 1956 तक चली थी। निर्मल भारत अभियान योजना इसमें से किससे संबंधित है? जो निर्मल भारत अभियान है, एक्चुअली ये शौचालयों के निर्माण से संबंधित है। तो ये मलिन बस्तियों में जो सामुदायिक शौचालय से संबंधित थी ये अभियान। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? भारत की जो नेशनल इनकम है वो कौन बताता है, कौन कैलकुलेट करता है इसको? यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी। यह है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में।
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। ऑप्शन में यहाँ पर वस्तु के भार और वस्तु के द्रव्यमान की बात की गई है। ऑप्शंस में देख सकते हैं आप। वस्तु का जो भार होता है, वेट होता है, वो W=mg होता है, और यहाँ बोल रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो शून्य हो जाए, तो m इंटू 0 हो जाएगा 0, तो वेट कितना हो जाएगा 0, उसका भार शून्य हो जाएगा वस्तु का। तो वस्तु का भार में शामिल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। जब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो उसका भार शून्य प्रतीत होगा, लेकिन उसका जो मास है, द्रव्यमान, वो वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो इसको आप याद रखते हैं विबग्योर के नाम से, जिसमें पहला रंग होता है वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें ये 7 है, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। 7 में जो मिडल होगा वही होगा सबसे बीच में। 7 में जो चौथे नंबर का होगा, क्योंकि इधर भी 3 बचेंगे, इधर भी 3 बचेंगे, तो मिडल में कौन सा बचेगा, ग्रीन कलर। तो इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें सबसे बीच में जो कलर दिखाई देता है वो ग्रीन होता है। ऑप्शन बी। सवाल अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है आपको, और इसमें इधर इंस्ट्रूमेंट दिए और इधर किस चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं वो। जैसे एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, जो विंड स्पीड है, वायु का वेग है, उसको मेज़र किया जाता है। सीज़मोग्राफ से हम क्या करते हैं, ये भूकंप की इंटेंसिटी मेज़र करते हैं। बेरोग्राफ का इस्तेमाल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेज़र करते हैं। और हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, आर्द्रता के लिए, मॉइस्चर के लिए। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, इस फिनोमिना का आपको नाम ही बताना है। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। रैट पॉइजन के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है। तो रैट पॉइजन के रूप में जिंक फॉस्फाइड को यूज़ किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है Zn3P2। आंसर डी। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसको आप जानते हैं, ये है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन डी। एसिटिक एसिड जो होता है ये सिरके में होता है। टार्टिक एसिड जो होता है इमली में होता है। ये ब्यूटाइक एसिड आपका ये मिलता है स्टार्च में। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में, एलॉयज में, किसे अमलगम कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, जो अमलगम है, जैसे ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मरकरी के साथ कोई मेटल होगी, तो अ मिक्सचर ऑफ मरकरी एंड अनदर मेटल। तो पारे का अन्य धातु के साथ में जो मिश्रण होगा वही कहलाएगा अमलगम। तो ऑप्शन सी, पारे के साथ देखो क्या है यहाँ पर, जस्ता है। कौन सा जीवित ऊतक है जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक तत्वों का वाहक का कार्य करता है। जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो जो ग्रीन लीव्स है, ग्रीन पार्ट्स है, उसमें भोजन तैयार होता है। जो भोजन तैयार होने के बाद में पेड़ के सभी हिस्सों में पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, ये टिश्यूज़ होते हैं, इसे बोलते हैं हम फ्लोएम। ये भोजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर। जो जाइलम होता है ये रूट से पानी ऊपर को लेकर के आता है, सभी जगह पहुँचाता है, तो ये जाइलम का काम होता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन, फ्लोएम। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कौन से हैं। ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस इनमें से नहीं है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है ऑप्शन में, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और लेकिन हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है। नकद फसल, ये कैश क्रॉप बोलते हैं इंग्लिश में इनको, कैश क्रॉप। जो कैश क्रॉप होती हैं, जो नकदी फसलें होती हैं, उनको डायरेक्टली प्रॉफिट के लिए उगाया जाता है, और इससे जो है व्यवसाय के लिए एक्चुअली इसमें इनको उगाते हैं। तो इसमें जैसे तंबाकू है, कपास है, रबड़ है, ये नकदी फसलें होती हैं। तो ये तीनों हो गई नकदी, और ये सोयाबीन जो है ये कैश क्रॉप नहीं है।
हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होती है? इसको करता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रकाशित। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के पहले एटॉमिक रिएक्टर का नाम है अप्सरा। तो ये क्या है? इंडिया का या एशिया का ओल्डेस्ट जो रिसर्च रिएक्टर है, एक तरीके से एटॉमिक रिएक्टर है। कहाँ पर है ये? मुंबई में। जीव विज्ञान अध्ययन करता है किस चीज़ का? तो जीव विज्ञान, जीव मतलब होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाता है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं? सजीवों में पेड़ पौधे आएंगे, जीव और जानवर आते हैं। तो इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो केवल जीवित प्राणियों का अध्ययन है ये। इसी में आपके जीवित प्राणियों में ही आ जाएंगे आपके प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। इसमें अगर ये सेलेक्ट करते हो केवल जीवित वनस्पति के चुनोगे तो ह्यूमन की स्टडी कहाँ जाएगी? वो भी तो सजीव है, ये नहीं हो सकता। जीवित और मृत जानवर दोनों का, यहाँ सिर्फ एनिमल्स की बात की, प्लांट्स कहाँ जाएंगे? जीवित मृत वनस्पति दोनों का, तो दोनों का नहीं है, केवल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो किताब लिखी गई है कौटिल्य ने, उस किताब का जो थीम है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? तो इसमें जो पॉलिटी की किताब है एक्चुअली, तो ये शासन के सिद्धांत इस किताब में लिखे हुए हैं। कौटिल्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को जो है सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ये है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। सबसे पहले दिल्ली जो राजधानी बनाया दिल्ली सल्तनत की, वो इल्तुतमिश ने बनाया था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। सबसे ज़्यादा 7 सुल्तानों के शासनकाल देखने वाले जो कौन थे? ये अमीर खुसरो। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किन किन के बीच में हुई थी? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसकी डेट आपको मालूम है, वर्ष 1526 है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था? ये बक्सर का युद्ध था जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में लड़ा गया था। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? इस पर कई सारे प्रश्न बनते हैं। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ऐसे भी पूछ लेता है। तो पामस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और गवर्नर जनरल उस वक्त कौन था? लॉर्ड कैनिंग था ये, ऑप्शन सी। इसी वक्त में ब्रिटेन की महारानी जो थी वो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया। और भारत का मुगल बादशाह इस समय बहादुर शाह जफर था। इस तरह से पूछता है। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके नाम पर सिर्फ सिंपल यही प्रश्न बनता है, कई बार पूछा हुआ है। गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो किस लिए था? तो ये जो नीलकर्मी थे, नील की खेती की समस्या से संबंधित समाधान हेतु था ये, ऑप्शन डी। तो जो चंपारण में रहने वाले लोग थे वहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या कर रखा था? नील की खेती को कंपलसरी कर रखा था। उनके खेत के 1/3 हिस्से पर जो है ज़बरदस्ती वो नील का उत्पादन करवाते थे। इसी के विरोध में गए थे गांधी जी, चंपारण आंदोलन किया। नेक्स्ट, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन था उसमें जो सहयोग था वो राजा राम मोहन राय के संघर्षों के थ्रू हुआ था। करवाया किसने था? ये विलियम बेंटिक ने करवाया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी। इसको ठीक कर लेंगे, अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? कौन था उस समय गवर्नर जनरल, आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो साल 1885 में हुई थी। और जो लॉर्ड डफरिन था, इसका जो कार्यकाल था वो 1800
84 से शुरू होकर के 1888 तक रहा। तो कौन हुआ इस वक्त? लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि वापस की गई थी? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो ये मिला था स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादियों के भागों में विभाजित हुई थी? ये था सूरत अधिवेशन 1907। कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जो जलियांवाला बाग नरसंहार के ठीक पहले घटी थी? इससे पहले आया था रॉलेट एक्ट 1919 में। इसी के विरोध में जलियांवाले बाग में मीटिंग थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस एक की पार्टी सत्ता में थी? तो ये थी लेबर पार्टी। 1947 को जब हमें आज़ादी मिली तो यूके की लेबर पार्टी थी और उस समय क्लीमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री थे। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनके स्थान को किसने ग्रहण किया था? तो ये थे अब्बास तैयब जी, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी एक नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? ये सतलज नदी है, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला स्टेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी बतानी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? तो ऑप्शंस के हिसाब से ये है बिहार। बिहार में कितने हैं? 1102 पर व्यक्ति, 1102 पर वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति। इसको ऐसे लिखते हैं 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर होता है, ये ठीक है। यानी हर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1102 व्यक्ति रहते हैं बिहार में। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम कानून मंत्री था? ये थे डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 से माना जाता है। 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित की गई है? तो ये है बेतवा रिवर पर। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 2001। भारत के किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का। वो कैसे? मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पूरे सभी देशों में पूरे भारत में सभी प्रदेशों में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, बाकी इनसे कम ही है। मध्य प्रदेश की है 29 और 11। ठीक है, तो ये हुआ ऑप्शन ए। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो जगहों को कनेक्ट करता है? ये ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करता है आगरा को। 165 किलोमीटर लेंथ है इसकी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? ये है गाजियाबाद। इसको सही करेंगे इस सवाल के आंसर को। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो गौतम बुद्ध नगर है इसकी साक्षरता दर है 80.12%। गाजियाबाद की है 78.07%। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, ना कि गाजियाबाद। ऑप्शन में अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा तो इसमें आपको इससे पहले भी देखो, पहले नंबर पर आता है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर आता है कानपुर नगर जिसकी 79.65 है, उसके बाद आता है औरैया, उसके बाद आता है इटावा, के बाद में आता है गाजियाबाद। तो जो कानपुर नगर है इसकी भी याद रखेंगे आप 79.65%, इस तरह से। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर 48 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।